ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। भावों की श्रृंखला के पश्चात मूलभूत सिद्धांतों एवं बेसिक टर्मिनोलॉजीज की चर्चा का ये द्वितीय एवं अंतिम भाग है। इसमें कुछ चौंकाने वाले नए तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट से और कंबस्ट प्लैनेट के बारे में। साथ ही साथ केंद्र, उपचय, मारक, आयु स्थान और ग्रहों की नेचुरल नैसर्गिक मित्रता तथा जातक की कुंडली बेस्ड तात्कालिक मित्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में सेलेस्टियल हेमिस्फीयर स्टार स्टेलर को अगर बैकग्राउंड में रखा जाए और पृथ्वी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए जब पृथ्वी का अपनी ऑर्बिट के मूवमेंट के रिलेशन में पर्टिकुलर प्लैनेट का ऑर्बिटल मोशन स्लो प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होने से उसकी गति रेट्रोग्रेड लगती है, जिसे हम वक्री होना कहते हैं या रेट्रोग्रेड ग्रह होना कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ट्रेन का एग्जांपल लीजिए कि यदि दो ट्रेन पैरेलल जा रही हैं एक ही दिशा में और हम जिस ट्रेन में हैं अगर वो थोड़ी फास्ट है तो दूसरी ट्रेन पीछे जाती प्रतीत होगी। वक्री ग्रह का प्रभाव उसका राशि विशेष में स्थित होने पर निर्भर करता है कि राशि उस ग्रह की स्वराशि है या मित्र राशि है, सम राशि है, और उस राशि में ग्रहों की युति तथा दृष्टि पर निर्भर करता है। यह मत है कि यदि ग्रह वक्री होकर उच्च राशि में है तो अशुभता भी उतनी ही तीव्र होगी। इसी तरह अगर वो नीच राशि में है तो अशुभता में कमी होगी। ऐसा भी कहते हैं कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, यानी वो हमेशा ये कोशिश करता रहेगा कि अपने फल को फलीभूत करे। लेकिन समय के साथ बहुत सारे अध्ययन व आरंडी हुई और एस्ट्रोलॉजर्स का अब एक नया मत है जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। शुरू में कहा था कि उनका कहना है कि वक्री ग्रह के बारे में देखें कि वह किस दिन से मार्गी व वक्री हुआ और उस दिन वह किस राशि में कितने डिग्री पर था और किस नवांश स्थिति में आता है। उस नवांश स्थिति की राशि में बर्थ चार्ट में ग्रह को प्लेस करके उस ग्रह के शुभ अशुभ फल का विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार से रेट्रोग्रेड ग्रह को उस राशि में प्लेस करके प्राप्त जो फल हुए हैं वो काफी हद तक 90% सही पाए गए हैं और कंपैरिजन टू जहां वो ओरिजिनली प्लेस था। ग्रहों का अस्त होना, एक राशि 30 डिग्री की होती है, आपको मालूम है। उसमें ग्रह विभिन्न डिग्री या अंश होने के कारण विभिन्न भाव में स्थित होते हैं। जब कोई भी ग्रह चंद्र से लेकर शनि तक सूर्य के समीप एक निर्धारित डिग्री या प्रॉक्सिमिटी में आता है तो उसे कंबस्ट या अस्त होना माना जाता है। इस अस्त होने की डिग्रियां डिफरेंट प्लैनेट के लिए डिफरेंट हैं। जैसे चंद्र के लिए 12, मंगल के लिए 17, बुध के लिए 13, गुरु के लिए 11, शुक्र के लिए 9, शनि के लिए 15। और वक्री जब होता है ग्रह तो यही जो डिग्रीज हैं इनमें थोड़ा सा 1-2 डिग्री का इधर उधर फर्क हो जाता है। आधुनिक रिसर्च के द्वारा कई एस्ट्रोलॉजर ने बुध को 7 डिग्री के अंदर ही कंबस्ट माना है। 7 के बाद जो 13 बताया हुआ है उसमें कई सारे हॉरोस्कोप देखने में ये पता चला है कि वो वक्री नहीं है। उस जातक के ऊपर जातक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े बड़े रैंक होल्ड किए हैं, चेयरमैन हुआ है, डायरेक्टर हुआ है, तो इस तरह से वो 7 डिग्री के अंदर होता है। और अन्य ग्रहों के बारे में भी विभिन्न मत आए हैं, वो भी खरे उतरे हैं। लेकिन प्रायः अस्त ग्रह अपने प्रभाव में कमी हो जाती है उसके, और यदि किसी शुभ ग्रह या शुभ ग्रह की युति है या उसकी दृष्टि पड़ रही है तो उसके प्रभाव में
नॉर्मल सी आ जाती है, वो अपने प्रभाव को दे पाता है। केंद्र, त्रिकोण आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंडली में हर भाव की कोई न कोई विशेषता है। पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव केंद्र कहलाते हैं। पहला, 5वां, 9वां त्रिकोण कहलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये बात नोट कर लीजिए कि अगर केंद्र में ग्रह या राशि का त्रिकोण के ग्रह या राशि से संबंध होता है तो वो योग कारक और परम शुभ माना जाता है, वो अच्छे फल देता है। इसी प्रकार तीसरा, छठा, 10वां और 11वां स्थान उपचय कहलाता है। छठा, 8वां, 12वां स्थान त्रिक संग कहलाता है। दूसरा, 7वां मारक स्थान। तीसरा और 8वां आयु स्थान। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां स्थान पणफर कहलाता है तथा तीसरा, छठा, 9वां और 12वां आपोक्लिम कहलाते हैं। प्रायः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्र में स्थित ग्रह विशिष्ट फल बाल्यकाल में, पणफर जो दूसरे, 5वें, 8वें, 11वें में स्थित होते हैं वो युवावस्था में, तथा आपोक्लिम तीसरे, छठे, 9वें, 12वें स्थान में स्थित ग्रह वृद्धावस्था में फलीभूत होते हैं। उपचय तीसरे, छठे, 10वें और 11वें के अधिष्ठाता या स्वामी ग्रह एक दूसरे के साथ यदि युति बनाते हों या एक दूसरे के पर दृष्टि डालते हों तो भी जातक की कार्य कुशलता में उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड वृद्धि हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों की नैसर्गिक नेचुरल फ्रेंडशिप के बारे में। यह नेचुरल फ्रेंडशिप परमानेंट है, यह सभी जातकों की कुंडली पर लागू होगा। देखिए, सूर्य के मित्र हैं चंद्र, मंगल, गुरु, सम बुध, शत्रु शनि और शुक्र। चंद्र के मित्र सूर्य और बुध, सम मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, और चंद्र का कोई शत्रु नहीं होता। बुध के मित्र हैं सूर्य, शुक्र, सम, मंगल, गुरु, शनि, शत्रु, चंद्र। गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल, सम, शनि, शत्रु, बुध एवं शुक्र। शुक्र के मित्र हैं बुध, शनि, सम, मंगल, गुरु, शत्रु, चंद्र, सूर्य। शनि के मित्र हैं बुध, शुक्र, सम, गुरु, शत्रु, चंद्र, मंगल, सूर्य। ये मित्रता जो है वो या शत्रुता रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे चंद्र तो किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन कुछ ग्रह चंद्र के शत्रु हैं। तो अब हम बताएंगे ग्रहों की तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता का मतलब है ये कुंडली के आधार पर है। जिस जातक की कुंडली आप देख रहे हैं उसमें जिस भी ग्रह के बारे में विचार कर रहे हैं और उसकी मैत्री जानना है या संबंध जानना है तो उस ग्रह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वादश, एकादश एवं दशम, यानी 3 घर आगे 3 घर पीछे, वो जो भी ग्रह उस स्थान में होते हैं वो उसके मित्र होते हैं। तथा उसी ग्रह से जो ग्रह उसी भाव में यानी प्रथम भाव में और 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें घर में होते हैं वो उसके तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। अब आपने नैसर्गिक मित्रता देखी या संबंध देखे और तात्कालिक संबंध देखे, इन दोनों के परिणाम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर नैसर्गिक मित्र है, तात्कालिक मित्र है तो घनिष्ठ मित्र हुए, और अगर एक जगह मित्र है दूसरी जगह शत्रु है तो सम मित्र हुए, और अगर शत्रु है दोनों जगह तो कटु शत्रु हो गए, और एक जगह मित्र है और एक जगह सम है तो वो मित्र हुए। एक जगह शत्रु है और दूसरी जगह सम है तो वो शत्रु हुए। जो ग्रह घनिष्ठ मित्र के घर में बैठता है वो शुभ फल देता है। क्रूर होने पर भी वो अशुभ फल या खराब फल नहीं देता। शुभ ग्रह होने पर भी शत्रु या आदि शत्रु होने पर शुभ फल प्रतिपादित करने में कमी आ जाती है। इसी प्रकार अन्य मैत्री स्थिति फल का भी अनुमान लगाना चाहिए। इस तरह
हमने प्रमुख मूलभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा की और वो चर्चा समाप्त होती है। इन सिद्धांतों का उपयोग डे टू डे डिस्कशन में होता है और एस्ट्रोलॉजर से जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण समझने में आसानी होगी, सिमुलेट करने में सरलता होगी। आशा है ये एपिसोड सदैव आपके लिए यूजफुल होगा और हम आप सभी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।